नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने भारत का संवैधानिक इतिहास, इससे संबंधित टॉप क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और लेक्चर नंबर 2 में हमने संविधान सभा से संबंधित टॉप क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आपने ये दोनों ही वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम संविधान की उद्देशिका और हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इससे संबंधित टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको उद्देशिका या जो प्रस्तावना है, इससे संबंधित कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उद्देशिका ये आखिर है क्या। तो किसी भी संविधान की जो उद्देशिका होती है, ये उसका परिचय बताती है। बेसिकली आप कह सकते हैं ये संविधान का सार होता है। जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान का सार है। हमारे संविधान का मेन उद्देश्य क्या है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। तो आपको पता ही लग गया कि उद्देशिका या जो प्रस्तावना है, ये आखिर क्या है। और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि हमारे संविधान में उद्देशिका का जो विचार है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमारे संविधान में उद्देशिका का जो विचार है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है कि हमारे संविधान की भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये जो विचार है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमारे संविधान की उद्देशिका के अंदर ये जो भाषा लिखी गई है ना, ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका के अंदर जो ये भाषा लिखी गई है, ये जो कंटेंट लिखा है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उद्देशिका का जो विचार है कि हमारे संविधान की भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और इसके अंदर जो ये भाषा लिखी गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान की उद्देशिका या जो प्रस्तावना है, इसमें क्या लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये सब बातें हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है, इसके एक एक शब्द को आपको नोट डाउन करना है। ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं। क्योंकि आगे आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो अगर आपको ये सभी शब्द मालूम होंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, तो आप इसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये जो 4 शब्द हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 4 शब्द हैं, ये हाईलाइट किए हुए हैं। क्यों हाईलाइट किए हुए हैं? क्योंकि जब हमारे संविधान की उद्देशिका बनाई गई थी, तो ये जो 4 शब्द थे ना, ये इसमें नहीं लिखे हुए थे। इन 4 शब्दों को बाद में इसमें जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था, तब इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता। ये जो 4 शब्द हैं, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये माइंड में बैठा लीजिएगा कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, तो इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्योंकि इससे संबंधित भी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, पंथ निरपेक्ष आ जाए या धर्म निरपेक्ष आ जाए, ये दोनों ही शब्दों का जो मतलब है वो सेम ही है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे पंथ निरपेक्ष आ जाए या धर्म निरपेक्ष शब्द आ जाए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों शब्दों का जो मतलब है ये सेम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो आज का पहला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पंथ निरपेक्ष शब्द, इसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है। तो इस शब्द को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था, तब इस शब्द को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं है। जो राज्य हैं ये धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। यहाँ से भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ जाए कि विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश कौन सा है, तो विश्व का पहला पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो अभी आपको प्रस्तावना जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था तो किन किन शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष जो शब्द है इसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए जो गुट निरपेक्ष शब्द है ना, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में है ही नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसमें आप देखिए कहीं भी गुट निरपेक्ष शब्द नहीं लिखा गया है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में गुट निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, और यहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ ले जाए हमारे संविधान की प्रस्तावना या जो हमारे संविधान की उद्देशिका है इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, जिसके तहत इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। प्रस्तावना यानी कि जो उद्देशिका है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो अलग अलग इतिहासकार हैं इन्होंने भारतीय संविधान के अलग अलग स्रोतों को संविधान की आत्मा कहा है। जैसे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। और जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे, इन्होंने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे, इन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो मामला था 1967 का, इसमें संविधान की प्रस्तावना यानी कि संविधान की उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। और जो के.एम. मुंशी थे, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा है। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है। और संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, ये पूछ लिया जाए तो के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना यानी कि संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो हमारे भारत के संविधान में समवर्ती सूची ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए जो हमारा भारत है ये एक राज्यों का संघ है, तो संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसलिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए जो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है ये संसद को प्रदान किया गया है।
और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को प्रदान किया गया है, ठीक है। और जो समवर्ती सूची है, इसके विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, ये केंद्र और राज्य दोनों को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो अभी आपको बताया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं है। जो राज्य है, ये धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भारत के राज्य हैं, ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन प्राप्त करने का बराबर का अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का संविधान। जो हमारे भारत का संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो जो अनुच्छेद हैं, ये 450 से भी ज़्यादा हो गए हैं और जो अनुसूचियां हैं, ये 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। देखिए, अगर आप नंबर वाइज देखेंगे, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इस तरह देखेंगे तो जो आर्टिकल है, ये आज भी 395 ही हैं, ठीक है, नंबर वाइज। लेकिन जब आर्टिकल्स के अंदर सब आर्टिकल्स जोड़ दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 12A जोड़ दिया गया है, आर्टिकल 15A जोड़ दिया गया है, आर्टिकल 243A भी जोड़ दिया गया है, तो इस तरह से जब आर्टिकल जोड़े गए हैं तो आर्टिकल जो है, ये 450 से भी ज़्यादा हो गए हैं। और जो भाग थे, पहले 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग है। तो भाग भी अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो ये 22 भाग है। जैसे भाग 1, भाग 2, इस तरह देखेंगे तो 22 ही भाग हैं। लेकिन भाग के अंदर भी सब भाग जोड़ दिए गए हैं। जैसे भाग 4A जोड़ दिया गया है, भाग 14A जोड़ दिया गया है, भाग 9A जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से जब भाग जोड़ दिए गए हैं तो जो भागों की संख्या है, ये 25 हो गई है हमारे संविधान में, ठीक है। जो अनुसूचियां थी, ये पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 4 अनुसूचियां हैं, तो इन्हें समय समय पर संशोधन किया गया है हमारे संविधान में और इन अनुसूचियों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। देखिए, जो 9वीं अनुसूची थी, जब पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, तब जोड़ी गई थी। और जो 10वीं अनुसूची थी, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, तब जोड़ी गई थी। और जो 11वीं अनुसूची थी, ये 73वां संविधान संशोधन जब 1992 में किया गया था, तब जोड़ी गई थी। और जो 12वीं अनुसूची थी, इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में जब किया गया था, तब जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये 4 अनुसूचियों को हमारे संविधान में अलग अलग संशोधन किए गए हैं, तो इन अनुसूचियों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वहीं यहाँ पे जैसा कि आपको पता लग गया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है, वो हमारे भारत का है, तो यहाँ पे आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। तो अमेरिका का जो संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। अगर ये पूछा जाए अमेरिका के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। और जो अमेरिका का संविधान है, ये विश्व का सबसे पुराना संविधान भी है, ठीक है। जबकि देखिए, जो कनाडा का संविधान है, इसके अंदर 147 आर्टिकल हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, इसके अंदर कुल 128 आर्टिकल हैं। और जो अफ्रीका का संविधान है, इसके अंदर 253 आर्टिकल हैं। अगर ये पूछा जाए कि इस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन और इजराइल देश का जो संविधान है, ये अलिखित है। ब्रिटेन और इजराइल जो ये दोनों देश हैं, इन दोनों देशों का जो संविधान है, ये अलिखित है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये पूछ लिया जाए भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा है, सर आइवर जेनिगस ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान बताया है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया। तो सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया था? तो फ्रांस देश का जो संविधान है, ये सबसे पहले लिखा गया था। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। जी ऑस्टिन ये कौन थे? तो ये अमेरिका के इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है?
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में देश का जो प्रधान होता है, यानी कि जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है, ये निर्वाचित होता है, इसे जनता खुद चुनती है। जो राष्ट्रपति का पद है, ये वंशानुगत पद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो जैसा कि अभी आपको संविधान की उद्देशिका पढ़ाया गया था, तो आपको मालूम होगा कि इनमें से कौन सा शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द भी लिखा गया है और पंथ निरपेक्ष शब्द भी लिखा गया है, और इन दोनों शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और प्रभुत्व संपन्न शब्द भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। ये जो शब्द है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसमें लोकतंत्रात्मक शब्द लिखा है, लोक कल्याण शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे उद्देशिका का नाम आया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में उद्देशिका का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव लाया गया था। और कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक संघ माना गया है। देखिए, जो हमारा भारत है, ये राज्यों का एक संघ है। जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में ये बताया गया है, भारत यानी जो इंडिया है, ये राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, ये पूछा जाए तो ये बात आर्टिकल 1 में कही गई है। इंडिया यानी जो भारत है, ये राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो अभी आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा, ये देखिए, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हम भारत के लोगों से ही हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू हो रही है। तो ये शब्दों का प्रयोग इनमें से किस में किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के न्याय की। हमारे संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, हमारे संविधान की उद्देशिका है, ये भी आपको पढ़ाया, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे संविधान की उद्देशिका में की गई है। सामाजिक न्याय, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? तो आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती विवाद। देखिए, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था, जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान का भाग है। जबकि जब 1960 में बेरूबारी संघ मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो प्रस्तावना है, ये संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम आया है, तो इससे संबंधित आपको बहुत से क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ जाए सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है, यह 28 जनवरी 1950 को की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे।
हरिलाल जेकानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है। ठीक है। और दूसरी बात आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर ये पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है ये 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं प्रदान की गई है। ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है, जबकि आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बताया है। और इनसे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय बताया है। ठीक है। और इनके बारे में एक क्वेश्चन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे ये तो आपको पता ही चल गया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और 6 अन्य सदस्य कौन थे इनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एम. मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डी.पी. खेतान, ये 6 व्यक्ति जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए, जो बी.एम. मित्र थे ये थोड़े समय के बाद हट गए थे, तो एन. माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था इनके स्थान पर। और जो डी.पी. खेतान थे इनकी मृत्यु हो गई थी अचानक से, तो टी.टी. कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का बनाया गया था इनके स्थान पर। ठीक है। तो इन व्यक्तियों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था या नहीं था। अगर आपको इन सभी का नाम मालूम होंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।